हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का टेक्निकल आरपीएम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट के पूछे गए विभिन्न क्वेश्चनों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे ऑडियंस फैक्ट्री, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, डीएमआरसी, यूपीआरबीएनएल, टेक्निकल ग्रेड सेकेंड, बोरिंग टेक्नीशियन, एचएल, इसरो एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वह 39 है। दोस्तों, इसके पहले कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सुराग जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पिन होल, ऑप्शन नंबर बी है बोर होल, ऑप्शन नंबर सी है ब्लाइंड होल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोर होल। जब एक सुराग किसी पार्ट पे अगर मान लीजिए कोई पार्ट है इतना मोटा, अगर इस पर कोई सुराग करना है तो अगर यहीं तक ला के इसको छोड़ दिया जाए तो वो इसी के लिए पूछ रहा है कि किसी सुराग जिसे निश्चित गहराई तक किया जाए, कोई निश्चित इसका गहराई है, वहाँ तक इसको किया जा रहा है होल को गहरा ड्रिलिंग के द्वारा, तो वह कौन सा होल कहलाएगा? दोस्तों, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा होल कहलाएगा? तो ब्लाइंड होल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट प्रयोग किया जाता है। पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल किया जाता है, कटिंग ऑयल, सॉल्युबल ऑयल, या फिर ड्राई या फिर शुष्क एयर। तो पीतल की टर्निंग के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? तो दोस्तों सोल्यूबल ऑयल जो होता है वह पीतल की टर्निंग के लिए किया जाता है। यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सोल्यूबल ऑयल जो है वह खनिज में गीला करने वाले, जंगरोधी तथा झाग न बनने वाले खनिज तेल में, या फिर जिसको घुलनशील तेल बोलते हैं, में गीला करने वाले, जंगरोधी तथा झाग न लगने वाले एजेंट आदि मिलाने से घुलनशील तेल यानी कि सोल्यूबल ऑयल बनता है। और इसमें दोस्तों जो तेल तथा जल का यानी कि सोल्यूबल ऑयल में ऑयल का और जल का जो अनुपात होता है वो जनरली 20:1 होता है। यानी कि जल और यह ऑयल होता है, और 20 जो होता है वह जल होता है। और वैसे दोस्तों अगर और किसी में देखा जाता है तो अगर किसी मशीनिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों उसमें मिलिंग अगर कर रहे हैं आप तो मिलिंग में जो जल की मात्रा होगी वह 10 होगी अनुपाते 1, यानी कि 10:1, यानी कि जल और ऑयल का अनुपात मिलिंग के लिए, या दोस्तों मिलिंग के लिए है, मिलिंग ऑपरेशन के लिए है यह 10:1। और दोस्तों 1:, यानी 25:1, यानी कि 25 भाग जल तो 1 भाग ऑयल। यह किसके लिए दोस्तों? तो खरादन व रिमिंग के लिए। यह खरादन और रिमिंग के लिए हो जाता है। किसके लिए? रिमिंग के लिए दोस्तों। और दोस्तों एक होता है 50:1, जिसमें 50 भाग पानी और 1 भाग ऑयल आता है। वह किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह ग्राइंडिंग के लिए। इसके लिए तो ग्राइंडिंग के लिए। सोल्यूबल ऑयल इसका जो सही आंसर है, पीतल की टर्निंग के लिए कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है? तो सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्व भरण प्रणाली, ऑप्शन बी है दाब भरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है निर्वात भरण प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पंप भरण प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि यानी आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वह पंप के द्वारा, यानी कि पंप भरण प्रणाली प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं यानी कि जो डीजल पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें थर्मोस्टेट
जिसमें कूलिंग करने की ज़रूरत होती है। ओनली 4 स्ट्रोक में कूलिंग की लगभग ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, 4 स्ट्रोक इंजनों में। 2 स्ट्रोक में कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिसमें कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन यानी कि ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है दोस्तों थर्मोस्टेट? तो शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रेक पैडल यानी कि एक ब्रेक पैडल रिटर्न स्प्रिंग में दुर्गम्यता यानी कि 0.5 न्यूटन प्रति है। दुर्गम्यता 0.5 न्यूटन प्रति है। यदि पेडल प्रेस 5 की है तो स्प्रिंग में बल होगा। अगर पेडल प्रेस का जो है वो 5 की है तो स्प्रिंग में कितना बल होगा? तो दोस्तों यह बल के लिए फार्मूला यूज किया जाता है कौन सा? तो F बराबर ma। दोस्तों यही फार्मूला यूज करने से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कितना दिया है दोस्तों? तो फोर्स बराबर यानी बल कितना है? तो यह 5 इंटू 0.5। तो दोस्तों इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा दोस्तों। 2.5 कितना? तो 2.5 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है दोस्तों? वो ऑप्शन जो है वो जूल में है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लग गेज का प्रयोग होता है। प्लग गेज का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक सूत्र यानी कि थ्रेड की जांच करने के लिए, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, छिद्र का व्यास मापने के लिए, या फिर बाहरी सूत्र यानी कि थ्रेड की जांच करने के लिए। तो प्लग गेज का किसका प्रयोग किया जाता है? किस लिए दोस्तों? प्लग गेज का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि छिद्र का व्यास मापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्लग गेज दोस्तों, प्लग गेज जो है वह प्लग गेज एक ऐसा युक्ति है दोस्तों कि जिसमें गो और नो गो सिरा होता है, और वह केवल किस साइड होता है दोस्तों? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे प्लग गेज है उसमें गो और नो गो सिरा किस साइड होता है दोस्तों? तो एक ही साइड गो और नो गो सिरा होता है दोस्तों। और जो गो का सिरा होता है वह छोटा होता है और नो गो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। जो लिमिट एक हो जाती है तो वह यानी कि गो साइड जो होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल रहता है, और जो नॉट गो है वह मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल का रहता है। और गेज कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तो गेज कितने प्रकार के होते हैं? तो गेज 3 प्रकार के होते हैं। गेज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वर्कशॉप गेज, पहला है वर्कशॉप गेज, दूसरा है इंस्पेक्शन गेज, और तीसरा कौन सा है दोस्तों? तो मास्टर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिद्र का व्यास मापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ यानी कि सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है। किसका दोस्तों? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन और सीसा का बना होता है। टीन और सीसा का। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा यानी कि टीन और लेड का बना होता है सोल्डर। और इसमें जो अगर दोस्तों टीन की बात किया जाए, कितना परसेंट टीन और कितना परसेंट लेड होता है, तो टीन जो इसमें होता है दोस्तों वो लगभग 34% होता है, और जो इसमें लेड होता है वह दोस्तों कितना होता है? ये लगभग दोस्तों 32% होता है। जो टीन होता है वो 32% होता है, और लेड 32% और 68% लेड होता है। यानी कि टीन और लेड का जो अनुपात कितना होता है सोल्डर में? तो 32% टीन और
68% यानी कि 68% शीशा होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक पीतल बनाने की प्रमुख विधि है। जिंक जिंक पीतल बनाने की प्रमुख विधि है, इसका गलनांक कितना होता है। जिंक का गलनांक कितना पूछ रहा है, कि जिंक जो है वह क्या है, तो पीतल बनाने की प्रमुख धातु है, और जो इसका गलनांक कितना होता है, तो दोस्तों ऑप्शन है 648 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 418 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस, या फिर 660 डिग्री सेल्सियस। तो जिंक का तापमान दोस्तों कितना होता है, तो जिंक का तापमान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 420 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर दोस्तों इसमें दिया है 418। दोस्तों ये भी अगर ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा, यानी कि 420 से लगभग दिया रहता है सभी जगह, तो यह ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लेथ मशीन एक्सेसरीज है। लेथ मशीन एक्सेसरीज है, ऑप्शन नंबर ए हेड स्टॉक और कैरिज, ऑप्शन नंबर बी अग्रकंद और चालक पट्टिका, ऑप्शन सी औजार धारक और अग्रिम पेच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अग्रिम पेच और शंकु पुल्ली। तो लेथ मशीन की एसेसरीज पूछ रहा है कि लेथ मशीन में कौन सी एसेसरीज है ऑप्शन में से, तो दोस्तों अग्रकंद और चालक पट्टिका जो है वह इसके एसेसरीज में आता है। इसके एसेसरीज में कौन कौन आता है, तो अग्रकंद और चालक पट्टिका आता है, और हेड स्टॉक और कैरिज जो है वह इसके मुख्य पार्ट हैं, और ऑप्शन नंबर सी में जो है औजार धारक और अग्रिम पेंच यह भी इसके मुख्य पार्ट हैं, और अग्रिम पेंच और शंकु पुल्ली यह भी दोस्तों इसके मुख्य पार्ट हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में अग्रकंद और चालक पट्टिका जो है वह दोस्तों एक्सेसरीज में यूज किया जाता है, और ये ए और सी और डी जो है वह इसके मुख्य पार्ट होते हैं, और एक्सेसरीज यानी कि दोस्तों उससे अलग नहीं रहता है यह। अब उससे एक्सेसरीज मतलब कि इसको बदला भी जा सकता है, और नहीं तो, और ये सब बदलने का मतलब दोस्तों कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो इसका जो सही आंसर है एक्सेसरीज के रूप में कौन लेथ मशीन का होता है, तो अग्रकंद और चालक पट्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग गियर, यानी कि ट्रांसलेटिंग गियर में दांतों की संख्या निम्नलिखित होती है। ट्रांसलेटिंग गियरों में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ट्रांसलेटिंग गियर में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो जो होती है उसमें 127 गियर होते हैं, यानी कि दांत होते हैं, टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर। स्क्रू थ्रेड जो है उसका माइनर डायमीटर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है बाहरी व्यास पिच, ऑप्शन नंबर बी है बाहरी व्यास की गहराई, ऑप्शन नंबर सी है बाहरी व्यास यानी टू गहराई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाहरी व्यास के बराबर। तो जो स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, तो बाहरी व्यास टू गहराई। और दोस्तों गहराई जो होता है वह कितना होता है, तो बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर अपॉन 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल कौन सी धातु का बना होता है। ड्रिल किस धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लकड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन में जो दिया है ड्रिल निम्न में से कौन सी धातु का बना होता है, तो ड्रिल किसका बना होता है दोस्तों, तो ड्रिल हाई स्पीड स्टील का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुश का प्रयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं। किस बुश का प्रयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड के लिए किया जाता है। फ्लैंज बुश, कॉलर बुश, फ्लोटिंग बुश, या फिर स्प्लिट बुश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉलर बुश का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस बुश का प्रयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड के लिए करते हैं, तो कॉलर बुश का प्रयोग करते हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेक्निकल आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है, तो दोस्तों इंजेक्टर का कार्य कौन सा नहीं है, तो छिड़के गए डीजल को जलाना। जो इंजेक्टर का कार्य होता है वह होता है दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है,
और इसमें ऑप्शन में जो दिया है छिड़के गए डीजल को जलाना, दोस्तों यह इंजेक्टर का कार्य नहीं है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसको जलाने के लिए प्लग का प्रयोग किया, डीजल इंजन में वैसे प्लग का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, केवल हीट करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी को हीट करने के लिए। जो डीजल इंजन में जो डीजल जलता है वह जो वायु के कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वायु ऑटोमेटिक जल जाती है, तो वह छिड़के गए डीजल को जलाना यह इंजेक्टर का कार्य नहीं है। और वैसे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है उच्च दाब पर गैस के भरे सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए डीजल को बाध्य करना, यानी कि डीजल को वहाँ तक लेके जाता है उच्च दाब पर भरे सिलेंडर तक लेके जाता है इंजेक्टर फ्यूल को, जिसको डीजल बोलते हैं। सिलेंडर में नन्हे कणों के रूप में प्रवेश करने से डीजल को रोकता है। जो डीजल में अगर कोई पार्टिकल हैं तो वह उसको उसमें जाने से रोकता है। और अति उच्च ताप को सहन करते हुए सिलेंडर के भीतर काम करता है। जो उसके टेम्परेचर वहाँ डीजल इंजन के अंदर टेम्परेचर है नॉर्मली, वह लगभग दोस्तों 2500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होता है। तो इसका जो कार्य है वह ऑप्शन नंबर ए, बी भी कार्य है, सी भी है और डी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका कार्य इंजेक्टर का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एयर कूलिंग निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है। एयर कूलिंग जो किया जाता है दोस्तों फ्रीजर का एयर कूलिंग निम्नलिखित में किन कारकों का निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका जो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो हवा के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी हवा के बहने की दर, ऑप्शन सी है मेटल की ऊष्मा चालकता, यानी कि एयर कूलिंग निम्नलिखित किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग, यानी कि 20 mm मोटी प्लेट में 5 छिद्र करने हेतु 20 mm मोटी प्लेट में 5 mm छिद्र करने हेतु लगा समय क्या होगा। समय निकालना है दोस्तों, जहाँ ड्रिल का व्यास दिया है 10 mm और कटिंग दर दिया है 1.5 मीटर प्रति मिनट तथा फीट किया है दोस्तों, तो फीट 0.05 mm है। तो दोस्तों इसके लिए जो समय निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है वह है दोस्तों क्या है, तो टाइम बराबर डायमीटर अपॉन फीड इंटू एन। तो दोस्तों यही फार्मूला यूज करके इसका आंसर निकाला जाएगा, टाइम बराबर डी अपॉन फीड इंटू एन। और इसमें दोस्तों ना तो फीड दिया है दोस्तों, फीड इसमें केवल इसमें क्या दिया है, तो फीड दिया है, फीड दिया है दोस्तों। तो फीड निकालने के लिए फीड दिया है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, यन, यानी कि आरपीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आरपीएम निकालने के लिए दोस्तों कटिंग स्पीड क्या किया जाए, आरपीएम जो निकाला जाएगा, तो आरपीएम निकालने के बाद दोस्तों इसको सॉल्व किया जाएगा। आरपीएम की जगह यन की जगह पे आरपीएम निकाल करके दोस्तों आरपीएम निकाल करके उसके बाद इसको यन की जगह पे मान को रख करके इसको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन 48 मिनट, ये दोस्तों सॉल्व करने पे अगर दोस्तों इसमें जो टाइम है, अगर डायमीटर इसमें दोस्तों किसी मोटी प्लेट का दिया है ना, इसमें 20 mm मोटी प्लेट है और दोस्तों इसमें कोण का लिखा नहीं है, लेकिन इसमें जो आंसर आएगा वो कोण प्लस इसमें जोड़ने पर ही आएगा, यानी कि डायमीटर प्लस और कोण की हाइट के अकॉर्डिंग अगर डायमीटर 20 mm का है तो उसमें दोस्तों 3 mm का वो फीड ऐड कर दिया जाता है 0.3 का। और दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो वह 0.3 रहता है, 0.3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फीड निकालेंगे इसको तो वह 3 mm हो जाएगा। तो यानी कि 20 और कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 23 mm हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर अपॉन फीड कितना दिया है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 23 अपॉन फीड कितना है, तो 0.05 है दोस्तों,
0.05 दिया है और इंटू एन जो आरपीएम निकालेंगे इसका दोस्तों कटिंग स्पीड, तो वह कितना हो जाएगा 150/पाई। दोस्तों यही इतना आएगा। और इसको जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 23 इंटू, दोस्तों पाई नीचे था तो पाई को हम ऊपर लेके चले जा रहे हैं, अपॉन 7 इंटू 7.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों पाई का मान कितना आ जाएगा तो 22, तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा पाई का मान। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा तो 506/52.5 आएगा। और दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.63 दोस्तों आंसर आएगा। और 9.63 क्या है दोस्तों, तो यह 100 में है, तो यानी कि 9 को हम मिनट मान लेते हैं, यानी कि 9 मिनट हो गया। और ये जो यह पॉइंट के बाद जो मान आया है यह 100 में माना है, और इसको हमें समय में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम सेकेंड में जब निकालेंगे, जब सेकेंड इसका निकालेंगे तो सेकेंड दोस्तों आएगा मतलब 100 में से 63% का अगर हम 60 से 63% निकालेंगे तो 37.8 आएगा। तो इसका जो एक होल करने का समय निकलेगा वह दोस्तों 9.37 पॉइंट, मतलब कि यह 9 मिनट 37 सेकेंड .8 सेकेंड 37.8 सेकेंड 9 मिनट 37.8 सेकेंड एक होल करने का समय आएगा। तो दोस्तों इसको 5 से गुणा कर देंगे तो इसका जो सेम टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 48 मिनट और कितना दोस्तों तो 10 सेकेंड आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, तो 48 मिनट 10 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान क्या है। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान क्या है। तो दोस्तों इसका मान क्या है तो 6.02 इंटू 10⁻26 क्वांटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए टर्निंग किया गया जाप को जांचने के लिए वर्कशॉप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टेम्पलेट, ऑप्शन बी है स्नैप गेज, ऑप्शन सी है डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टूल रूप सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका जांचने के लिए किसका प्रयोग किया तो टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में सोल्डरिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में सोल्डरिंग में फ्लक्स का प्रयोग क्या किया जाता है तो दोस्तों तो फ्लक्स का प्रयोग जो किया जाता है वो हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम कार्बन युक्त स्टील में, यानी कि कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद होगी। जो लो कार्बन स्टील होती है उसमें कितनी मात्रा होती है कार्बन की दोस्तों, तो 0.15 से 0.3 तक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। यह कौन सा है दोस्तों, तो यह लो कार्बन स्टील के लिए है। और दोस्तों अगर हाई कार्बन स्टील के लिए देखा जाए HCS हाई कार्बन स्टील के लिए, तो हाई कार्बन स्टील में दोस्तों कितना होता है, लो कार्बन में इतना होता है, और जो मीडियम कार्बन स्टील होता है मीडियम कार्बन स्टील तो लो कार्बन में 0.15 से लेकर के 0.3 तक रहता है, और मीडियम कार्बन स्टील में जो होता है वो होता है 0.3 से लेकर के 0.7 तक होता है दोस्तों। यह सब दोस्तों प्रतिशत में है 0.7 तक, और जो हाई कार्बन स्टील में होता है वह 0.7 से लेकर के 1.5% तक होता है, यानी कि हाई कार्बन में कितना होता है तो 0.7 से 1.5, और मीडियम कार्बन स्टील में तो 0.3 से 0.7, और लो कार्बन स्टील में तो 0.15 से 0.3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम, यानी कि लो कार्बन स्टील में कितना कार्बन होता है
तो 0.15 से लेके 0.3 तक, 3% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। जो ड्राइविंग प्लेट होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है सेंटर और डॉग कैरियर के बीच जाप को घुमाने के लिए ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा होती है। जो नट का अभिकल्पन होता है उसमें डायमेंशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इन द डिजाइन ऑफ ए नट इज, यानी कि नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा क्या होती है दोस्तों? तो उसमें महत्वपूर्ण बीमा जो होती है उसकी हाइट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, एल्यूमिनियम सीटों को रिवेट करने के लिए रिवेट की धातु होनी चाहिए। एल्यूमिनियम सीट को रिवेट करने के लिए दोस्तों रिवेट की धातु कौन किस धातु की रिवेट होनी चाहिए? तो एल्यूमिनियम को ही रिवेट करने के लिए एल्यूमिनियम की ही धातु होनी चाहिए, रिवेट की धातु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए छेद को पूरा गोल आकार एवं फिनिश प्रदान करने के लिए, ड्रिल किए गए छेद को या फिर होल को पूरा गोल आकार एवं फिनिश प्रदान करने के लिए प्रयुक्त एकाधिक कटिंग उपकरण है, यानी कि मल्टीपल पॉइंट कटिंग उपकरण का नाम क्या है? जिसको ड्रिल के बाद उसको होल को और गोल करने और फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीमर। रीमर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, किस बियरिंग को हाउजिंग के टेपर होल में फिट करते हैं? कौन सी बियरिंग को हाउजिंग के टेपर होल में फिट करते हैं तथा बियरिंग को स्लॉटेड रिंग नट द्वारा फिट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, ऑप्शन सी है सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी सी है बुश बियरिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग। तो दोस्तों किस बियरिंग को हाउजिंग के टेपर होल में फिट करते हैं तथा बियरिंग को स्लॉटेड नट के द्वारा फिट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेबल एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में इंजेक्टर का उपयोग होता है। निम्न में इंजेक्टर का उपयोग होता है। इंजेक्टर का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? इंजेक्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है। इंजेक्टर डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर क्या कार्य करता है? तो फ्यूल स्प्रे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों या फिर पार्ट में ग्रीस को धार के रूप में, प्रेशर के रूप में पहुंचाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट में दोस्तों। तो किसका प्रयोग किया जाता है ग्रीस को धार के रूप में प्रेषित करने के लिए दोस्तों? तो वह ग्रीस गन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, दो आरंभ चूड़ी पेंच की लीड और पिच का संबंध होता है। दो आरंभ चूड़ी पेंच के लीड और पिच का जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए एल बराबर पी, ऑप्शन बी है एल बराबर 4 पी, ऑप्शन सी है एल बराबर 2 पी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एल बराबर 0.पी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दो आराम चूड़ी की पेच की लीड और पिच में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों क्या होता है? तो लीड बराबर 2 गुना पिच या पिच का 2 गुना, यानी कि 2 पिच अगर काउंटिंग होगा, अगर 2 पिच काउंटिंग होगा, अगर 2 पिच को हम चलेंगे तो वह एक लीड कहलाता है, यानी कि एल बराबर यानी कि लीड बराबर 2 पिच। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल बराबर यानी कि लीड बराबर 2 पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है?
प्रकाश के तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र को क्या कहा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनोमीटर, बैरोमीटर। तो जो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह ल्यूसीमीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज को गो व नो गो साइज बने होते हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो साइज बने होते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ क्वेश्चन में आपसे मैं चर्चा किया था प्लग गेज के बारे में। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज, उसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज भी कहा जाता है। प्लग गेज को गो और नो गो सिरे साइज बने होते हैं। तो कि कहाँ बने होते हैं दोस्तों? तो दोनों सिरों की तरफ, एक सिरे की तरफ, बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोग्रेसिव गेज जो होता है दोस्तों वो उसमें एक ही सिरे की तरफ दोनों गो व नो गो बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लौहकारी में ट्यूबर का अर्थ है स्मिथ की लौहकारी, यानी कि ट्यूबर इज स्मिथ फोर्ज इज रिफर्स टू, यानी कि स्मिथ की लौहकारी में ट्यूबर्स का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वायु की आपूर्ति, ऑप्शन बी है वायु की आपूर्ति का नियंत्रण, ऑप्शन सी है ईंधन की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर डी है धूम का संग्रहण। तो दोस्तों लौहकारी, स्मिथी की लौहकारी में ट्यूबर का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो वह वायु की आपूर्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सप्लाई द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेंट, यानी कि 18/8 स्टेनलेस स्टील में होता है। 18 और 8 में स्टील में क्या होता है दोस्तों? तो उसमें क्या क्या होता है? क्रोमियम होता है, निकल होता है। तो क्रोमियम कितना होता है? 18% क्रोमियम होता है और 8% कितना क्या होता है? तो 8% निकल होता है। 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेंट में 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर खरादन विधि के कारण जमा हुआ टेल स्टॉक, टेपर खरादन विधि के कारण जमा हुआ टेल स्टॉक निम्न के लिए बेहतर समझा जाता है। किसके लिए बेहतर समझा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए आंतरिक टेपर, ऑप्शन बी है दीर्घ स्लाइडर टेपर, ऑप्शन सी है अति प्रवण टेपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लघु टेपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा होगा? तो वह आंतरिक टेपर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंतरिक टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, थ्रेड टेपर पिन का प्रयोग ऐसे पार्टों में किया जाता है जहां पार्टों में कंपन होता है। टेपर पिन निकाल न सके इसके लिए नट को टाइट करते हैं। इसका दूसरा प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन ए पार्टों की असेंबलिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी है ब्लाइंड होल की पिन को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन सी है गियर फिट करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीट, पतली सीट, चद्दर जिसको बोलते हैं हिंदी में, सीट, आयरन सीट को के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको क्या कहते हैं? तो सीम कहते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया को सीमिंग, और उसे जो सीमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीम। और सिम दोस्तों जो होता है वह चादर के किनारों को जोड़ने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सिम जो है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक लैप सिम होता है और एक ग्रुप सिम। कौन कौन? तो एक लैप सिम और एक होता है ग्रुप्ड सिम। और दोस्तों इसके भी दो दो होते हैं।
लैप सिम के दोस्तों इसके भी दो होते हैं। कौन कौन? तो सिंगल लैप और एक होता है डबल लैप, यानी कि इसके भी दो लैप लैप सिम के दो जॉइंट होते हैं, एक सिंगल लैप जॉइंट और एक या फिर जिसको सिंगल लैप सिम और एक डबल लैप सिम, और एक होता है जो ग्रुप्ड सिम, तो उसमें भी एक ग्रुप्ड सिम, तो इसमें भी दोस्तों दो होता है। कौन कौन? तो सिंगल, और इसमें भी सिंगल और डबल होता है। तो सिम को लॉक करने के लिए ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। जो सिम को लॉक करते हैं तो उसे ग्रूवर कहते हैं। उस टूल का नाम क्या है? तो सिम को लॉक करने वाले टूल का नाम ग्रूवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। बहुमात्रा उत्पादन में इसका प्रयोग वर्क पीस को क्लैम्प करने के लिए करते हैं। जो बहुमात्रा उत्पादन में किसका प्रयोग वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है टेम्पलेट, जिग, गेज, फिक्सचर। तो बहुमात्रा के उत्पादन में किसका प्रयोग वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए करते हैं? तो फिक्सचर। फिक्सचर का प्रयोग दोस्तों वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो जिग है, जिग और फिक्सर दोनों एक ही पार्ट में मिलता है, तो बहुमात्रा में जिसका वर्कपीस को बस केवल क्लैम्प करने के लिए तो फिक्सर का प्रयोग किया जाता है, और जिग का प्रयोग दोस्तों टूल को जिग क्लैम्प भी करता है। जिग जो है टूल को क्लैम्प भी करता है यह, और टूल को गाइड भी करता है। और फिक्सर जो है केवल टूल पार्ट को पकड़े रखा रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो वह इंजन क्या होगा? तो नहीं चलेगा, तीव्र गति से चलेगा, फट जाएगा, या फिर चलेगा ही नहीं? चलेगा। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि यदि एक डीजल में इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो वह नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वह इसलिए दोस्तों कि डीजल इंजन, यानी कि यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो डीजल इंजन में अगर पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो पेट्रोल को जलाने के लिए दोस्तों स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है। आज जो कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की सुविधा नहीं रहती है। यह स्पार्क डीजल इंजन में डीजल कैसे जलता है? तो वह वायु के कंप्रेशन के द्वारा जब वायु हीट हो जाती है तो वह ऑटोमेटिक तब जलता है, तो इसलिए यह इंजन नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन में फ्लाईव्हील की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहते हैं? पिस्टन और फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं? तो वॉल्ट की टाइमिंग कहते हैं। वॉल्ट की टाइमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। रेडिएटर में पानी का प्रवाह कैसे होता है? आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेडिएटर के पानी का प्रवाह कैसा होता है? सभी दिशाओं में होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है, ऊपर से तली की ओर होता है, या फिर दोनों दोनों ओर? तो जो रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है दोस्तों वह होता है ऊपर से तली की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। टेल स्टॉक सेट ओवर विधि में टेल स्टॉक सेट ओवर विधि में निम्नांकित आंकड़े के लिए सेट ओवर की राशि क्या होगी? टेल स्टॉक सेट ओवर विधि में निम्नलिखित आंकड़ों के लिए सेट ओवर की राशि क्या होगी? तो इसमें दिया है क्या दोस्तों? लार्जर डायमीटर, यानी कि बड़ा व्यास 20 mm है, छोटा व्यास स्मॉलर डायमीटर कितना है? तो वह 10 mm है, और लेंथ ऑफ वर्क कितना है? तो 30 mm है, और लेंथ ऑफ टेपर कितना है? तो 15 mm है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है। जो फार्मूला है दोस्तों वह है सेट ओवर की जो राशि निकालने के लिए प्रयोग किया जाए तो सेट ओवर की
सेट ओवर की राशि बराबर कितना हो जाएगा, तो लेंथ एल इंटू बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर अपन 2 आई। आई कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे एल बराबर वर्क की लंबाई यानी कि बराबर 30 और टेपर की लंबाई कितना है, तो 15 यानी कि आई। इसको दोस्तों आई से इंडिकेट करेंगे, तो यह इंटू आई हो जाएगा। और उसके बाद आई यानी कि 15 हो जाएगा दोस्तों। यह आई 15 हो जाएगा इंटू 2। और यहाँ पे डायमीटर कितना था दोस्तों, तो डायमीटर था 20 mm। बड़ा डायमीटर 20 mm था और छोटा डायमीटर कितना था, तो वह 10 mm है। लेंथ बराबर लेंथ इंटू बड़ा डायमीटर यानी कि 20 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू लंबाई जो है 15, तो 15 दुना के 30 और 30 से यह 30 खत्म हो जाएगा, तब 20 में से 10 माइनस होगा तो कितना आएगा आंसर, वो आएगा 10। या कितने में आएगा, तो mm में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। जो वायुमंडल होता है उसकी अपेक्षिक आर्द्रता कितनी मापी जाती है, किससे, तो अपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। और दोस्तों जल या फिर तरल की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। स्नैप गेज से क्या तात्पर्य है। स्नैप गेज से क्या तात्पर्य है, क्या है दोस्तों स्नैप गेज, तो स्नैप गेज दोस्तों जो गेज की लंबाई में मापे, जो गेज चौड़ाई एवं मोटाई दोनों में मापे, जो गेज बाहरी व्यास मापे और या फिर उपयुक्त सभी माप ले सके, यानी कि ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो स्नैप गेज क्या है दोस्तों, तो यह तीनों कार्य कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ABCD तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पार्ट फोर्ज करने के बाद संतुलित में नहीं होता तथा ऊंचा नीचा होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन है बैंड, टेढ़ापन, झोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई पार्ट दोस्तों फोर्ज करने के बाद संतुलन में नहीं रहता है या फिर नहीं होता है तथा ऊंचा नीचा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे झोल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ARRB मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील जंगरोधी इस्पात निम्नलिखित का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जंगरोधी इस्पात निम्नलिखित का मिश्र धातु कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा, कार्बन और निकल, ऑप्शन बी है लोहा और मैग्नीज, ऑप्शन सी है लोहा और क्रोमियम और अजस्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोहा, क्रोमियम और कार्बन, निकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर डी लोहा, क्रोमियम और कार्बन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी इस्पात के लिए मिश्र धातु कौन कौन सी होनी चाहिए, तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन और निकल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्रोमियम किसी पार्ट में डालने से दोस्तों इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने से निम्नलिखित त्रुटि आ सकती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्की सरफेस फिनिश, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। की वे किस प्रकार का फास्टनर है। की वे किस प्रकार का फास्टनर है दोस्तों, तो की वे जो है वह अस्थायी फास्टनर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। होल के बर दूर करने के काउंटर सिंकिंग की जाती है। जो होल के बर को दूर करने के लिए काउंटर सिंकिंग किया जाता है तो वो कितने डिग्री पर किया जाता है दोस्तों, होल के बर को दूर करने के लिए जैसे कोई होल होता है तो उसकी साइड में
ये थोड़ा थोड़ा बर्न निकला रहता है, तो वह उससे हाथ में चोट लगने की संभावना रहती है। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो काउंटर सिंकिंग की जाती है। तो सब काउंटर सिंकिंग का चेम्फर एंगल जो किया जाता है, वो चेम्फर एंगल कितना होना चाहिए, तो दोस्तों वो होना चाहिए 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम मेटल हटाने के लिए कौन सा रिमर प्रयोग होता है। बहुत माइनर यानी बहुत कम मेटल हटाने के लिए किस रिमर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो बहुत कम मेटल हटाने के लिए एडजस्टेबल रिमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है। इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है। ऑप्शन है क्लच, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो इनमें से कौन सा एक इंजन का भाग नहीं है दोस्तों, तो वह इसमें से कौन इंजन का एक भाग नहीं है दोस्तों, वह क्लच हो जाएगा। यानी कि क्लच किस में लगा रहता है, तो यह गियर बॉक्स और इंजन के बीच में, गियर बॉक्स में प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट एक साथ अटैच रहते हैं फ्लाईव्हील के ऊपर, तो यह इंजन का भाग नहीं है, यह गियर बॉक्स का पार्ट है क्लच प्लेट। गियर को मेंटेन करने के लिए क्लच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये पिस्टन जो है वह सिलेंडर हेड में लगा होता है। पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर हेड में, यानी कि इंजन के सिलेंडर हेड में। वाल्व जो है वो पिस्टन जो होता है दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक में रहते हैं। यह दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक में रहते हैं। पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में रहते हैं और वाल्व जो होता है सिलेंडर हेड में। और क्रैंकशाफ्ट जो है, क्रैंकशाफ्ट भी दोस्तों वह सिलेंडर ब्लॉक में रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा इंजन का भाग नहीं है, तो यह क्लच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।